So welcome back to my another video of science, and today we are going to learn our first chapter, that is microorganism. So basically ये चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर है और आज हम इसे ब्रीफली पढ़ेंगे. सो बेसिकली हम हमारी डेली की लाइफ में बहुत सारे छोटे तथा बड़े ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते हैं, जैसे कि हमारे पेट एनिमल लाइक डॉग एंड मैनी मोर. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सबसे पहले क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज टाइनी ऑर्गेनिजम्स विच कैन ओनली बी सीन थ्रू इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप. सो here we have given an example of microscope, that is the lactobacillus. So lactobacillus commonly हमारे मिल्क में पाया जाता है, और जब भी हम किसी भी कर्ड को हल्के से मिल्क में ऐड कर देते हैं तो लैक्टोबैसिलियस उस मिल्क में पहुंच जाता है तथा मल्टीप्लाई कर कर उस मिल्क को कर्ड में बदल देता है. तो इस तरह से ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हमारे कर्ड बनाने के काम में आता है. इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सॉइल, वाटर, आउटर स्पेस एंड हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे सॉइल के अंदर सॉइल हुक नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है. जब भी हमारे कहीं चोट लग जाती है तो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और हमें टिटनेस कॉज कर देता है, जिसके लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए तथा उसे क्योर करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन हियर द अनदर point, that is the microbiology. So biological science dealing with the study of the microorganism is called the microbiology. यहाँ पर आपकी डेफिनेशन गिवन है और उसके बाद हम पैथोजेंस के बारे में बात करेंगे. सो डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली कॉल्ड द पैथोजेंस. सो द वर्ड पैथो मीन्स डिसीज एंड जेनिक मीन्स कॉजिंग. सो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमें डिसीज कॉज करते हैं हम उन्हें पैथोजन कहते हैं. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हमारा सॉइल हुक जो हमारे सॉइल में प्रिवेंट होता है, और जब भी हमें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से रस्ट लग जाए जब भी हमें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें रस्ट लगी होती है हमें उससे अगर कोई इंजरी कॉज हो जाती है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके सरफेस पर रहता है और उसके बाद इंजरी के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाता है और इससे टिटनेस कॉज हो जाती है, जिसे हम क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं. सो बेसिकली हमारे यहाँ पर अनदर पॉइंट है, दैट इज स्कैवेंजर्स. सो स्कैवेंजर्स आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म which prefer to live on decaying flesh and dead animals. So scavengers basically वो एनिमल्स होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हें कह सकते हैं जो किसी और की बॉडी की एनर्जी को इस्तेमाल कर कर जिंदा रहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ मेजर ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए. सो हमारे पास यहाँ फर्स्ट ग्रुप है फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो बेसिकली फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में फ्री रहते हैं तथा मल्टीप्लाई होते हैं, और इसीलिए हम इन्हें फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. जैसे कि हमारे सॉइल में काउंटलेस बैक्टीरिया होते हैं जो फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काउंट किए जाते हैं, और बहुत सारे हमारे काउंटलेस बैक्टीरिया और लार्ज नंबर में बैक्टीरिया हमारे नेचुरल सबस्ट्रेटा में पाए जाते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनिक फूड में रिच होता है. एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड रिमेन जो हमारे प्लांट्स के पार्ट होते हैं उन्हें ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं तथा उनमें से एनर्जी ले लेते हैं. तो इसी तरीके से हमारे पास फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि हमारे ऑटोट्रॉपिक एंड हीटोट्रॉपिक. सो आप ऑटोट्रॉपिक एंड हीटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में अपनी 7th क्लास में पढ़ चुके हैं. सो चलिए हम इसे एक और बार पढ़ लेते हैं. सो बेसिकली दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर own food without any difficulty are called autotrophs. So these are also categorized into two types, that's the photoautotrophs and chemoautotrophs. So photoautotrophs are those autotrophs which utilize energy from sunlight to make their own food, means the chlorophyll is present in them, but in case of chemoautotroph they utilize energy of the organic compounds. So basically वो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट सेल के बिना, मतलब जो किसी होस्ट सेल के बिना जिंदा नहीं रह सकते, हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैरासाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और इस केस में वो जिस होस्ट सेल की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं उसे होस्ट सेल कहा जाता है. सो इस केस में बैक्टीरियाज आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड इनका साइज जो होता है वो 0.2 to 100 माइक्रोन्स होता है. शेप वेराइज ग्रेटली ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, सो दे कैन बी रॉड शेप,
spherical shape, curve, and spiral shape. So here we have given some diagrams of bacteria of different shape, which you can see here. So here we have the next point, that is the habitat. Habitat means the place where a organism lives. So हमारी अर्थ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरफ हर जगह पाए जाते हैं, इवन हमारे नॉर्थ पोल, साउथ पोल और हर जगह. सो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी एयर में प्रेजेंट हो सकते हैं, हमारे वाटर, हमारे सॉइल, हमारे फूड प्रोडक्ट्स एंड हमारे बॉडीज़ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हम ऑटोट्रॉप्स यानी फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में बांट चुके हैं. सो अब हम उन्हें नेक्स्ट कैटेगरी में बांटते हैं. So basically these are the categories of the parasitic microorganism, and in the next type we also divide the heterotrophs. So basically heterotrophs are those bacteria in which the chlorophyll is not present and they can't prepare their own food in the presence of sunlight. Means they can't carry out the photosynthesis. So in this way the saprophytic and parasitic and symbiotic are the types of this category. सो बेसिकली हिटोट्रॉप्स हमारे प्लांट्स एनिमल्स से अपना फूड लेते हैं, लेकिन ये खुद अपना फूड नहीं बना पाते क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता. सो माय नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी फंगी. सो फंगी आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. फॉर एग्जांपल यीस्ट इज अ सिंगल सेलुलर फंगी. फॉर एग्जांपल mildew, molds and mushrooms are the multicellular. As you can see here, an example of fungi that is the mushroom. So इस केस में फंगी के पास भी अपना क्लोरोफिल नहीं होता और ये भी अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाते और इसीलिए ये भी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करी जाए तो ये भी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. एंड फंगी आर आइदर पैरासाइट और सैप्रोफाइटिक. इट मीन्स as you know that some bacteria feed on decay and decaying organic matter. So basically these bacteria are called saprophytic. But in case of parasitic, some bacteria obtain their food from another organism. And symbiotic means some bacteria intimate partnership with other organism in which both organism get benefited. For example, algae. सो इस केस में सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और पैरासाइटिक बैक्टीरियाज वो होते हैं जो अपना फूड अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. और सिम्बायोटिक में क्या होता है कि हमारे दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तथा एक ऑर्गेनिज्म फूड प्रिपेयर करता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म उसे मिनरल्स प्रोवाइड करता है तथा उसे जितने भी उसे हमारे प्रोडक्ट चाहिए होते हैं उन चीज़ों को प्रोवाइड करता है फूड बनाने के लिए. सो इस केस में हमारा एक एग्जाम्पल है, डेट इज़ द एल्गी एंड फंगस. सो हम इन्हें लाइकेंस भी कह सकते हैं. सो इन दिस केस फंगस हमारे एल्गी को जितने भी उसे प्रोडक्ट चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड करता है जिससे वो फूड बनाकर दोनों ही ऑर्गेनिज्म उस फूड को कंज्यूम कर लेते हैं. इस तरह से ये दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में बेनिफिटेड हो जाते हैं. जैसे कि हमारे एल्गिन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और हमारे फंगस किसी भी चीज़ को किसी भी होस्ट सेल से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होता है. इस तरह से दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और दोनों ही कैटेगरीज आपस में बेनिफिटेड हो जाते हैं. उसी तरह से हम इसी कैटेगरी को कहलाते हैं symbiotic relationship between both the organism. You can see here. तो चलिए अब एल्गी को डिस्कस कर लेते हैं. सो एल्गी हैव बीन कॉल्ड द grasses of many waters as they are mainly found on the waters and they are unicellular and multicellular. सो ये दोनों हो सकते हैं या फिर यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं. सो द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ओनली सिंगल सेल आर कॉल्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं उन्हें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल के बने होते हैं उन्हें मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं. सो इस केस में हमारा एल्गी दोनों ही सेल हो सकते हैं या फिर सिंगल सेल हो सकते हैं या फिर मल्टी सेल हो सकते हैं. जैसे कि हम मल्टी सेल होते हैं क्योंकि हम बहुत सारे सेल से बने होते हैं. सो सेल्स आर बेसिकली द फंडामेंटल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल. एंड सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी जिसे आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. सो बेसिकली एल्गी जो होते हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना लेते हैं एंड क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है इसीलिए ये इस फूड को बनाने में सक्षम होते हैं. इन एडिशन टू द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, एज यू नो दैट क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ द प्लांट लाइक नीम, पीपल एंड मैनी मोर एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड फॉर देयर सर्वाइवल. सो इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे हम इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटते हैं. दिस इज अ ग्रीन एल्गी दैट
example are given here. It's a volvox, spy, rogiara, and red algae, that is the giridium and polycyphonia. And next is the brown algae, that is a fucus and लेमिनेरिया. सो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं. अगर किसी एल्गी में ग्रीन एल्गी है, ग्रीन कलर की अगर वो एल्गी है तो हम उसे ग्रीन एल्गी कहेंगे. अगर रेड कलर की है तो हम उसे रेड एल्गी कहेंगे. अगर ब्राउन एल्गी है तो हम उसे ब्राउन एल्गी कहेंगे. सो बेसिकली ये उनमें प्रेजेंट पिगमेंट की वजह से इनके कलर को हम डिफाइन कर सकते हैं. सो जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, दैट इज प्रोटोजोआ. सो प्रोटोजोआ आर बेसिकली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड दे आर जस्ट ओनली मेड अप ऑफ वन सेल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड विथ पीली, जैसा पेलिसिकल, and they can swim using either flagella or cilia or can move with the help of the cilia. सो प्रोटोजोआ का हमें यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल दे रखा है, जैसा कि अमीबा आप देख पा रहे हो, और ये भी एक प्रोटोजोआ की कैटेगरी में काउंट किया. सो आप देख पा रहे हो कि सम प्रोटोजोआस अपने फूड को कैप्चर करने में सक्षम होते हैं, जैसा कि हमारा अमीबा. और अमीबा हमारा अपना फूड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड सूडोपोडिया की मदद से कैरी करता है और उसे कंज्यूम करता है. इसी बेसिस पे सम प्रोटोजोआ फीड ऑन एनिमल्स एंड कॉज डिसीजेस इन मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल. लेकिन कुछ हमारे इनमें प्रोटोजोआ होते हैं वो हमें डिसीज कॉज करते हैं. एंड मोस्ट प्रोटोजोन्स अकर सिंगली लाइक द अमीबा, पैरामीशियम एंड मैनी मोर. लेकिन कुछ हमारे प्रोटोजोआस कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं. कॉलोनीज मीन्स ग्रुप. सो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, दैट्स अ वायरस. सो बेसिकली वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. सो वायरस जो होते हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. और यहाँ पर आप एक वायरस का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, और हमारे पास यहाँ पर एक और वायरस का स्ट्रक्चर है. सो आप इसमें देख पा रहे हो, जैसे इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड आरएनए मींस रिबोन्यूक्लिक एसिड. लिपिड एनवेलप इसके पास कवर्ड है. सो लिपिड आर द फैट लाइक मॉलिक्यूल्स एंड कैप्सिड. इन्फ्लुएंजा वायरस, सो इट इज अ काइंड ऑफ आई थिंक इन्फ्लुएंजा वायरस एंड इट्स एनिमल वायरस. सो वी आर हैव गेन मेनी पार्ट्स ऑफ इट. और आप देख पा रहे हो कि इसके सेंटर में जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि आप देख पा रहे हो उसमें आरएनए है. सो बेसिकली आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिबोन्यूक्लिक एसिड, बट इन केस ऑफ डीएनए इट इज डीऑक्साई रिबोन्यूक्लिक एसिड. सो आप इसे लर्न कर सकते हो और उसके बाद हम इसके बारे में और पढ़ते हैं. अभी ये हमारे वायरस सिंगल सेलुलर भले ही होते हैं तथा सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट लेकिन ये हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में यानी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में काउंट नहीं किए जाते. इसका रीज़न ये होता है कि ये जब तक हमारे बाहर एनवायरनमेंट में होते हैं ये कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं दिखाते जैसा कि हमारे अन्य ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं. लेकिन ये जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाते हैं ये अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी स्टार्ट कर देते मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं और ये उस होस्ट सेल की एनर्जी कंज्यूम करने लग जाते हैं. जैसा कि हमारा कॉमनली वायरस आजकल चल रहा है जो कि एक डिसीज़ कॉजिंग वायरस है, डेट इज़ द कोरोना वायरस. सो बेसिकली ये जो कोरोना वायरस है ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज कॉजिंग वायरस है और इसका नाम कोरोना इसीलिए है क्योंकि कोरोना जो हमारा वर्ड होता है वो एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है क्राउन. और जब आप कोरोना को गूगल पे सर्च करोगे तो आप देख पाओगे कोरोना का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक क्राउन की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस लिखा गया है. बेसिकली जो हमें आजकल हमारा कॉमन है जैसा कोरोना वायरस कोविड-19 जो इसका फुल नेम है. सो आप इसे डाल के सर्च कर सकते हो और हम हमारे वायरस के बारे में और पढ़ते हैं. चलिए. सो बेसिकली हमारे वायरस के पास कोई भी सेल ऑर्गेन नहीं होती एंड दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, दैट्स अ प्लांट वायरस, इंसेक्ट वायरस, बैक्टीरियल वायरस एंड मैमेलियन वायरस. सो दे आर मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, जैसा कि आप देख पा रहे थे अभी. एंड वायरस कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन एज यू नो डेट उन्हें हमारे जेनेटिक यानी उनके पास अपनी कोई भी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती और वो हमारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रिप्रोड्यूस करते हैं. और इसी तरह से फॉर दिस दे नीड टू एंटर अ लिविंग होस्ट सेल एंड आउटसाइड अ होस्ट सेल दे डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ. और कॉमन एलिमेंट्स लाइक कफ, cold and influenza are caused by the viruses and serious diseases like the polio, chickenpox are also caused by the viruses. So chickenpox जो बेसिकली होता है वो आपको वेरिसेला जोस्टर वायरस कॉज करता है. उसी तरह से हमारा पोलियो भी हमारे वायरस के द्वारा कॉज किए जाते हैं जिनका हम ट्रीटमेंट के थ्रू इन्हें हम
हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इनमें मेनली डिफरेंस ये होता है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे बैक्टीरिया केस में हमारी बैक्टीरियाज के पास अपनी सेल वॉल होती है, जिस सेल वॉल को हम एंटीबायोटिक्स के थ्रू डैमेज कर देते हैं और इस तरह से बैक्टीरिया मर जाता है। लेकिन हमारी जो बॉडी होती है एनिमल्स की, वो विदाउट सेल वॉल होती है, क्योंकि हमारे पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता और हम प्लांट कैटेगरी में काउंट नहीं किए जाते। इसी तरीके से जब भी हम किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जब भी हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल से टकराती है तो उसे डैमेज कर देती है, और इस तरह से जितना भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, उतनी भी उसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है, वो बाहर आ जाता है। इस तरह से हमारा बैक्टीरिया मर जाता है। लेकिन वायरस के केस में ऐसा नहीं होता। जब भी वायरस का केस आता है, वायरस के केस में हमारी इम्यूनिटी ही इस वायरस को मारने की ताकत रखती है। बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारे अंदर कोई वायरस आता है तो हमारी इम्यूनाइजेशन सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है और उसे मारने के लिए कुछ सेल्स प्रिपेयर कर देता है, और उन सेल्स के पास एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो इन एंटीबॉडीज़ इन्हें मारने में सक्षम होती हैं। लेकिन अगर किसी का इम्यूनाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो ये प्रोसीजर उसमें नहीं हो पाता, और इस तरह से वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उस तरह से उस ऑर्गेनिज्म की अल्टीमेट डेथ हो जाती है। इसीलिए हमें अभी जो हमारा कोरोना वायरस चल रहा है तो उसे हमें प्रिवेंशन करना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई भी अब तक वैक्सीन नहीं आई है। इसी तरीके से आप अपने घर पर सुरक्षित रहें। और बस मैं यही आपको इस वायरस के बारे में बताना चाह रहा था। तो चलो हम नेक्स्ट कैटेगरी के पास चलते हैं अब हमारी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिजीज ही नहीं कॉज करते, बल्कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लैक्टोबैसिलस हमें कर्ड में फॉर्मेशन में मदद करता है, और इसी तरह से हम चीज़ को भी एक नए बैक्टीरिया की मदद से ही बनाते हैं, जो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। कर्ड मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है, कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इनटू मिल्क। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड इनटू मिल्क, देन द bacteria is present in them start to multiply and just convert all the milk into curd, and this process is called a curdling, that is given here. Curd contain bacteria called lactobacillus, which we have discussed earlier, which promotes curdling of milk and thus milk into curd. Lactobacillus produce an acid called the lactic acid. बेसिकली हमारा जो दूध खट्टा हो जाता है वो उसी कारण हो जाता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलियस जो हमारे जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे फूड के कांटेक्ट में आने के बाद एसिड्स प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि हमारे जो माउथ में बैक्टीरियाज होते हैं, जब भी हम फूड खाते हैं तो उसके बाद वो बैक्टीरियाज हमारे माउथ में जितना भी फूड होता है उसे एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरीके से हम उसे प्रिवेंट करने के लिए ब्रश कर सकते हैं, ताकि हमारे मुंह से कोई भी बैड स्मेल ना आए। तो यही हमारा कारण होता है, जब भी किसी के पायरिया या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है, या फिर टीथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो इसी कारण होती है, क्योंकि हमारे मुंह में खाने के बाद जो फूड पार्टिकल्स रहते हैं, बैक्टीरिया उसे एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारे टूथ की डेकिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारा टूथ ख़राब हो जाता है। इसमें हमारे केस में बैड स्मेल भी हमारे माउथ से आती है, जिसे हम टूथपेस्ट की मदद से क्योर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बेसिक होता है और हम एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली अब मैं आपको और बताना चाहता हूँ इस बैक्टीरिया के बारे में। द लैक्टिक एसिड देन कोआगुलेट्स एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। हमारे मिल्क में जो प्रोटीन होते हैं वो बेसिकली हमारे लैक्टिक एसिड पार्शियली डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसी तरह से स्मॉल अमाउंट में हमारा कर्ड फ्रेश मिल्क में ऐड करने पर हमारे पास एक एनुकेलेट और स्टार्टेड कंटेन मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं उसमें। और लैक्टोबैसिलस जो हमारे बैक्टीरियम होता है उसका मैं एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह से ये एक सूटेबल टेम्परेचर पर ही मल्टीप्लाई हो पाते हैं। अगर आप मिल्क को बैक्टीरिया ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रीज कर दोगे तो वो कर्ड नहीं बन पाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म कर दोगे तब भी वो कर्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि उससे जितने भी उसमें बैक्टीरिया हैं वो सारे किल हो जाएंगे और हमारा मिल्क कर्ड नहीं बन पाएगा। Thus the converting of the curd, and this also improves its nutrient quality by increasing vitamin B1। और इस तरह से उसमें जो विटामिन B1 होता है, जो मिल्क में हमारे बैक्टीरिया उसे कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में, उसमें विटामिन B1 की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मिल्क। हमारी बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में चीज़ का इस्तेमाल जो हमारे होम्स पे चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली वो इंडस्ट्रीज़ एंड कंपनीज़ में कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये चीज़ जो बनाया जाता है और हमारा पनीर आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बैक्टीरियाज लाइक द लैक्टोबैसिलियस एंड स्टेरो, दैट्स अ स्टीरेप्टोकोकस, एंड सब्सटेंस कॉल्ड रेनेट इज ऑल्सो एडेड टू मेक द प्रोसेस फास्टर।
होता क्या है कि हमारे जो फॉरेन एंटीज बनाया जाता है वो हमारे लैक्टोबैसिलियस एंड स्टीरेप्टोकोकस के बैक्टीरियाज की मदद से हेल्प से बनाया जाता है, और उसमें थोड़ा बहुत सब्सटेंस कोऑर्डिनेट ऐड कर दिया जाता है, जिससे इनकी जो ग्रोथ हो जाती है वो फास्ट हो जाती है और हमारा चीज़ एंड पनीर बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। सो एक्चुअली रेनेट इज अ सब्सटेंस यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द स्टोमेका लाइनिंग ऑफ द यंग केटल एंड रेनेट एड्स इन फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। एक्चुअली होता क्या है, जो यूनिट होता है हमारे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, और इससे हमारा मिल्क बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और पनीर हम उससे आराम से बना पाते हैं। इसी तरह से मेकिंग ब्रेड एंड पफ टफ ऑफ फॉर अदर फूड आइटम्स। तो जब भी हम ब्रेड बनाते हैं, यूजुअली केक बनाते हैं, या फिर केक शॉप में आप देख पा रहे होंगे केक बनता है, तो बेसिकली होता क्या है, केक बनाने से पहले सबसे पहले हम डफ यानी आटा लेते हैं और हम उसमें यीस्ट ऐड कर देते हैं। एक्चुअली यीस्ट जो होता है वो आप पढ़ चुके हो, एक प्रोटोजोआ होता है और सिंगल सेलुलर प्रोटोजोआ होता है। और यीस्ट क्या करता है, यीस्ट जब भी हमारा फंगी होता है, फंगी होता है, सो सॉरी इट इज़ अ फंगी एंड रिप्रोड्यूस रेपिडली इन मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन। ये मॉइस्ट एंड गर्म कंडीशन में हमारा जो यीस्ट होता है वो रिप्रोड्यूस करता है और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिससे हमारा डफ जो होता है वो राइस हो जाता है और हम एक पफी मटेरियल और पोरस मिल जाता है। सो वही ब्रेड होता है बेसिकली, और ये हमारा यीस्ट अल्कोहल की फॉर्मेशन में भी मदद करता है, जिसे हम अभी आगे समझेंगे। सो बेसिकली जो हमारा अल्कोहल बनाया जाता है फैक्ट्रीज में, उसे एक प्रोसीजर के थ्रू बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ फर्मेंटेशन। एक्चुअली होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर्स इनटू अल्कोहल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड अ फर्मेंटेशन एज इट रिटन हियर, एंड यीस्ट इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, वाइन एंड बियर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड फॉर दिस पर्पस यीस्ट is grown on natural sugars present in grains। हमारे ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट एंड राइस को ग्रो किया जाता है नेचुरली एंड कन्वर्ट किया जाता है नेचुरल शुगर में, उनके जो अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड फ्रूट्स इनटू अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड द, हमारे जो फ्रूट्स में अल्कोहल प्रेजेंट होता है उसे बेसिकली इथेनॉल कहते हैं। और इसी तरह से जो हमारा प्रोडक्शन होता है सिट्रिक एसिड एंड विनेगर का, वो भी इसी तरह से फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। सो सिट्रिक एसिड वैन इज़ मोस्टली कॉमन यूज फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो हमारा सिट्रिक एसिड होता है वो बेसिकली हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है, जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, कभी कभार हो सकता है। एंड इंडस्ट्रीज इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द फंगस एज पेरिगिलिस, हिज एग्जाम्पल इज गिवन, एंड विनेगर इज मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑक्सीडेशन ऑफ द एथेनॉल बाय एकेटिक एसिड बैक्टीरिया। एकेटिक एसिड बैक्टीरिया यहाँ पे गिवन है, और जो हम विनेगर जो बनाया जाता है वो फर्मेंटेशन या फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन के केस अलग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट बात पे चलते हैं, दैट इज मेडिकल यूज़। सो प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे बैक्टीरियल डिजीज़ को क्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वही मेडिसिन एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। सो सब्सटेंस विच कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। और वो हमारे एंटीबायोटिक्स हमारे सेल वॉल को डिसेबल कर देती हैं, जो हमारी कॉमनली बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती हैं और हमारी ह्यूमन सेल्स में नहीं होती, इसलिए वो हमें विदाउट एनी हार्म एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिया को किल करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। सो एंटी पेनिसिलिन इन 1929 सबसे पहले यहाँ पर हमारे एंटीबायोटिक्स का यहाँ पर गिवन है, जो डिस्कवर करी गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। सो ड्यूरिंग वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया डिड नॉट ग्रो ऑन कल्चर वेयर अ फंगस लाइक पेनिसिलियम notatum was present. So penicillium was prepared from the fungus Penicillium, and penicillium made it possible to treat many difficult diseases. And most of the modern antibiotics are derivatives of penicillium। इसी तरह से हमारी पेनिसिलियम की मदद से डेरिवेट की जाती हैं, एंड एमोक्सिलिन, सेफोटेक्सामाइन एंड सीफीपेरोपेरोजिन एंड सीफोरॉक्सीमाइन। सो सीफोरॉक्सीमी हमारे और ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, एंड सम अदर एग्जाम्पल ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो डिस्कस हियर एज अ टेट्रीसिलिकन एंड नॉफ्लोएक्सिन एंड सिप्रोफ्लोएक्सिसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन एटसेट्रा। सो वैक्सीन क्या होते हैं? अ सब्सटेंस यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टावर द डिजीज इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड अ vaccines। So basically, vaccines are the heat kill or chemically weakened pathogen or their surface coating which functions as antigen। एंटीजन की फॉर्म में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, और वायरस के केस में जब भी हम वायरस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, वैक्सीन जो हमारे होते हैं हीट किल्ड वायरस होते हैं। जैसा कि अगर हमें किसी भी वायरस की वैक्सीन बनानी है
सो हम उसकी सरफेस कोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम उसे हीट के थ्रू थोड़ा कमज़ोर करके उसकी वैक्सीन को बना सकते हैं। और हमारी बॉडी नेचुरली इसी तरह से वैक्सीन बनाती है। जब भी हमारी बॉडी किसी वायरस की वैक्सीन बनाती है तो वो हमें फीवर सबसे पहले हमें आता है, जिससे वो ऑर्गेनिज्म कमज़ोर हो जाता है और हम हमारे सेल्स के थ्रू हम एंड हमारे सेल्स एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करके उसे मार देते हैं, जो कि बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और इसे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कुछ ही दिन का हमें इसे टाइम लगता है। और जो हमारी इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ इम्यूनेशन सिस्टम के बारे में। एंड इम्यूनिटी कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। सो इम्यूनिटी हमारी नेचुरल भी हो सकती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी बॉडी खुद भी किसी वायरस को मार चुकी है। जैसा कि हमारे कोरोना वायरस के केस में हमारे लोग रिकवर हुए विदाउट एनी वैक्सीन के कारण भी। जब भी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है तब भी वो रिकवर हो रहे हैं, क्योंकि वो उनकी खुद की इम्यूनिटी उसे मार रही है। लेकिन कुछ लोग रिकवर नहीं हो पाए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो थी कमज़ोर थी और उनकी अल्टीमेट डेथ हो गई। सो इसी केस में हमारी इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कंज्यूमेशन के थ्रू। सो द प्रोसेस ऑफ द प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय इजेक्टिंग अ वैक्सीन इनटू अ बॉडी इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। सो जब भी हम हमारी बॉडी में वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं तो ये वैक्सीनेशन प्रोसेस कहलाता है, जो कि छोटे बच्चों में कॉमनली किया जाता है below 5 I think 8 year. And when a vaccine is और I think 15 ईयर तक ये किया जाता है। एंड when a vaccine is inoculated in the body prepare antibiotics against it। सो आप देख पा रहे हो एंटीबॉडीज़ वही बात आई हमारी। हमारी जब भी हमारे बॉडी में वैक्सीन छोड़ी जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस वैक्सीन उस ऑर्गेनिज्म को, जो हमारा वीक ऑर्गेनिज्म है या फिर उसकी सरफेस कोटिंग है, उसे डिटेक्ट कर लेता है और उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो जाती हैं। लेकिन इस प्रोसीजर से पहले हमें फीवर आता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे जब भी वायरस को अटैक करता है तो हमारी बॉडी में सबसे पहले फीवर आता है, ताकि हमारी बॉडी उस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को इस्तेमाल करके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सके। और ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में फिर हमारी लाइफ टाइम के लिए रहती हैं, और जब भी कोई वायरस वैसा ही वायरस वापस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये उस वायरस को मार देती हैं। सो द बॉडी लर्न्स एंड रिमेंबर्स हाउ टू फाइट विद अ माइक्रोब इन द फ्यूचर। जैसा कि मैं आपको देख पा रहा हूँ कि हमारी बॉडी लर्न कर लेती है किस तरह से हमें इस वायरस को मारना है, और हमारी बॉडी में वो एंटीबायोटिक्स हमारी लाइफ टाइम तक रहती हैं। लेकिन जिन लोगों की हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनकी इम्यूनिटी में ऐसा नहीं हो पाता, और वैक्सीन देने के बाद भी उन्हें वो डिसीज़ हो जाती है जिस डिसीज़ की उन्हें वैक्सीन दी गई थी। सो थस द वैक्सीनेशन हेल्प प्रिवेंटिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज। एंड एडवर्ड जेनर, जो हमारी वैक्सीन डिस्कवर करी गई थी स्मॉल पॉक्स के लिए, वो 1798 में एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर करी थी। एंड ही ऑब्जर्व दैट द पीपल हु वर rearing cow did not suffer from smallpox. That observation led to the discovery of smallpox vaccine, and vaccines are now available for many diseases like the smallpox, tuberculosis, polio, tetanus, and diphtheria, whooping cough, and hepatitis, many more. सो इस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ कि वैक्सीन क्या करती हैं, और इस तरह से हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, दैट इज़ द एग्रीकल्चर यूज़। सो एग्रीकल्चर के फील्ड में बेसिकली हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होती है, वो नाइट्रोजन, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है, और बेसिकली हमारे पास रिजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो उसे हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, जिससे हमारा प्लांट इस्तेमाल करता है। सो दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉमनली कॉल्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, क्योंकि ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट है एनवायरमेंटल यूज़। तो एनवायरमेंट में बेसिकली हमारे जो some microorganisms like bacteria, fungi help in recycling of the waste material present in the environment। और ये बेसिकली हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हमारे डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म का जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे जो एनवायरमेंट में डिके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका इस्तेमाल हो जाता है। जैसा कि आप डिकम्पोजिशन साइकिल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल देख पा रहे हो यहाँ पे। एक ट्री, एक ग्रासहोपर खा जाता है उसे हमारी बर्ड, उसके बाद एक ईगल, और उसके बाद ईगल जो हमारा मर जाता है तो उसे कोई और उसके बाद वो फिर से हमारा एक ट्री, और इस तरह से हमारी प्रोसीजर चलता रहता है। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। एंड डिकम्पोजर्स लाइक द बैक्टीरिया एंड फंगी फीड ऑन ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेट, मैं आपको बता चुका हूँ, एनिमल्स एंड फिशेस इज एक्सक्रीटा एंड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन इंक्लूड मिनरल्स एंड नाइट्रेट्स like phosphate, potassium ions and water vapors and carbon dioxide। सो इस तरह से ये इस प्रोसीजर के थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रेट छोड़ देते हैं, फॉस्फेट, पोटेशियम आयंस एंड वाटर को रिलीज कर देते हैं। एंड ऑल दिस कंपाउंड्स आर यूज्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस एंड वेस्ट आर रिसाइक्ल्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्पिंग इन क्लीनिंग the environment। and it should be noted that
the non-biodegradable waste means the waste which could not be destroyed by the nature like the plastic. अगर हम प्लास्टिक को बहुत टाइम के लिए नेचर में छोड़ दें, सोयल में दबा दें, तब ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा और इसे बहुत लंबा टाइम लगेगा पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने में, और इससे हमारे कांच होता है, उस तरह से हमारा सॉइल पोल्यूशन होता है। तो हमें इन चीज़ों को प्रिवेंट करना चाहिए और हमें पेपर्स बैग्स का तथा जो भी हमारे फैब्रिक के बैग होते हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए नेचुरल फाइबर से बने हुए। सो आर नॉट डिग्रेड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म, सो दे शुड बी डिस्पोज सेपरेटली, और इन्हें या फिर हमें अलग तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, जैसा कि हमारे स्वच्छ भारत अभियान में अलग अलग कलर के बकेट्स आते हैं जो अलग अलग मेटेरियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली सीवेज ट्रीटमेंट, बैक्टीरिया आर वाइडली यूज्ड these days for the treatment of the sewage, and sewage contains of organic wastes like the household waste, human and animal excreta, factory waste and many more. So sewage is treated as sewage treatment plants in order to make it free from any harmful substance. सो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें डिकम्पोज कर हमें उसे नॉन टॉक्सिक बना देते हैं, और इन्हें इसीलिए फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह से। और उसके बाद जो हमारा ट्रीटेड सीवेज होता है और हम उसे रिवर्स में छोड़ देते हैं, और इस तरह से हमारा रिवर पॉल्यूशन जो होता है वो बच जाता है, इसे वाटर पॉल्यूशन आई थिंक बच जाता है। उस तरह से ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट अ गैस कॉल्ड बायोगैस हमारी प्रोड्यूस होती है जो हमारे फ्यूल की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। सो दिस फ्यूल इज रिन्यूएबल एज वेल एज द इको फ्रेंडली नेचर। इको फ्रेंडली मीन्स नॉन टॉक्सिक और हमारे इसी तरह से हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता। एंड रिन्यूएबल मीन्स इट कैन बी रिन्यू इजीली, हमारे इसे बार बार रिन्यू कर सकते हैं। सो हमारे बेसिकली दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, डेट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो द रिसोर्सेज विच कैन रिन्यू इजीली आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज विच टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिन्यू लाइक द पेट्रोल, केरोसिन, और हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। इन्हें रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम, लाखों साल आई थिंक लगते हैं, और उसके बाद रिन्यू हो पाते हैं। इसलिए हमें इन्हें कम अमाउंट में इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं और उनमें ज़्यादा क्वांटिटी पे बना सकते हैं, जल्दी जल्दी बना सकते हैं और जल्दी वो रिन्यू हो जाते हैं, तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि बायोगैस, नेचुरल फैक्स, और ये इको फ्रेंडली भी होते हैं और कोई पॉल्यूशन नहीं करते। सो इससे हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक हम इनके सिर्फ कुछ गुड टास्क को डिस्कस करे थे, लेकिन अब हम इनके हार्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि ये बहुत सारे डिसीज़ कॉज करते हैं और डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म पैथोजन कहलाते हैं। एंड सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, जो हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं, क्लॉथिंग एंड लेदर को भी ख़राब कर देते हैं, तो यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, आप यहाँ देख सकते हो दैट पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं हमारी एयर के थ्रू, और बहुत सारे हमारे पैथवेज के थ्रू एंटर कर सकते हैं और उससे वो अलग अलग डिसीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि अगर हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लंग्स में चले जाते हैं तो वो हमें रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करते हैं। अगर वो हमारे स्टोमक में चले जाते हैं तो, और अगर लीवर में चले जाते हैं तो हमें जॉन्डिस कर सकते हैं, और मेनी डिसीज वो हमें जिस ऑर्गेनिज्म से, जिस ऑर्गन के साथ वो इनका कांटेक्ट होता है वो उसी ऑर्गन को हमारा ख़राब कर देते हैं और उसी से रिलेटेड हमें डिसीज़ दे देते हैं। सो इस केस में माइक्रोवल डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज एंड थ्रू द कॉन्टैक्ट ऑफ द एयर वाटर। सो हमारे कम्युनिकेबल डिसीज दे रखे हैं, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे डिसीज इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स। सो ये बेसिकली हमारे एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और मैनी कॉन्टैक्ट के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के केस में ये डिसीज एक दूसरे में नहीं फैलते, जैसा कि हमारा अस्थमा है एंड मैनी मोर आर देयर। तो ये डिसीज़ बेसिकली एक दूसरे से नहीं फैलते, भले ही ये हमारे अलग अलग टाइप के हों। सो दिस आर सम इंसेक्ट्स एंड आई मीन देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स विच एक्ट एज अ कैरियर, और हमारे इंसेक्ट और प्लांट एंड वाटर वेपर्स एंड हमारे बेसिकली बहुत सारे ऐसे हमारे मोड होते हैं ट्रांसमिशन के, जो हमारे इस बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। जैसे कि हमारे इंसेक्ट भी दे रखे हैं, हाउस फ्लाई आर ऑल्सो द कैरियर ऑफ देम। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारे जो फ्लैश होते हैं वो गार्बेज पे बैठ जाते हैं एंड एनिमल एक्सक्रीटा पे, और हमारे पैथोजन उनसे चिपक जाते हैं और वो हमारे जब फूड पर बैठ जाते हैं तो उस फूड को पॉइजनस कर देते हैं, दैट इज़, और उससे हमारी जो डिसीज़ होती है वो होती है फूड पॉइजनिंग। एंड इसे प्रिवेंट करने के लिए हम हमारे फूड को ढककर रख सकते हैं, और इसी तरह से हमारा कंटेमिनेटेड फूड होता है इज़ लाइक टू गेट सिक, जो हमें सिक बना सकता है। एंड होएवर, जो मैं वो बता चुका हूँ फूड पॉइजनिंग। एंड एग्जाम्पल ऑफ द कैरियर इज द फीमेल एनोफेलिस लाइक द मॉस्किटो, जो हमें मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया बेसिकली हमारे पैरासाइट के थ्रू होता है, क्योंकि हमारी जो फीमेल एनोफेस होती है मॉस्किटो, वो मलेरिया आई मीन पैरासाइट कैरी करती है और हमारी बॉडी में उसे छोड़ देती है, जिससे हमें मलेरिया हो जाता है, और इस तरह से हमें डिसीज़ हमारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। सो फीमेल एनिमल्स एक्ट एज अ कैरियर ऑफ द डेंगू, और ये डेंगू वायरस को भी कैरी करता है, जिससे
एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डेंगू वायरस को कैरी करता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर देता है, दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिसीज। सो हमारे यहाँ पर कुछ ह्यूमन डिसीज दे रखी हैं और हमारे जो उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी दे रखा है, तो जिन्हें आप देख सकते हो आराम से और आप इन्हें पढ़ सकते हो, लेकिन ये आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए हो सकता है। और प्रिवेंटिव मेजर्स हमें दे रखते हैं, दैट कीप द पेशेंट एंड इज बिलोंगिंग अवे फ्रॉम द अदर कॉन्टैक्ट, जो ऐसा कि आप जानते हो कि बहुत सारे हमारे ट्रांसमिशन के मोड के थ्रू ये फैलते हैं, जैसे हमारे एयर, वाटर एंड मेनी कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट, एंड वैक्सीनेशन शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड एट अ सूटेबल एज। और वैक्सीनेशन हमें देनी चाहिए ताकि हमारे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हों और वो हमें आगे चल के हमारे किसी भी डिसीज से बचा सकें। सो अभी मैं और डिस्कस करता हूँ आपके साथ। सो हमारा एक प्रिवेंटिव मेथड ये है कि हम पानी को गर्म करें जिससे उसमें इतना भी हमारी कोई वैक्सीन होगी, जैसा कि आप जान चुके हो कि हीट किल मतलब हीट से हम निकल सकते हैं हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को गर्म करके। एंड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड, हमें फूड कवर रखना चाहिए। एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हमें पर्सनल हाइजीन को रखना चाहिए मेंटेन, और गुड सैनिटेशन हैबिट को हमें इंप्रूव करना चाहिए। यूज़ मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, जैसे हमें डेंगू ना हो, मलेरिया ना हो, इसलिए हमें मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिपेलेंट्स मतलब ऐसी चीज़ जिससे वो दूर भागें। एंड स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग of the mosquito by not allowing the mosquito collect in the surroundings। तो सर जब भी हमारा बारिश का मौसम होता है, बेसिकली हमारे जो टब्स होते हैं वाटर भर जाता है, तो हमें निकाल देना चाहिए जिससे उनमें हमारे मॉस्किटोज़ की ग्रोथ को हम प्रिवेंट कर सकें। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज अ डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। सो सम माइक्रोऑर्गेनिज्म आर रिस्पांसिबल फॉर द डिसीज अमंग द एनिमल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा एंथ्रेक्स डिसीज जो कैटल में होती है वो बैक्टीरिया कॉज करता है, और हमारे ग्रेजिंग के थ्रू मतलब घास चढ़ते हैं उसके थ्रू ये फैल सकती है। एंड फिट रूट और मैनी यहाँ पर आपकी गिवन है, जिसे कि आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे प्लांट्स में भी डिसीज कॉज कर सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसा कि आप देख पा रहे हो रूट्स हमारे रूट्स के थ्रू हमारे ऑल टाइप ऑफ प्लांट हमारी फंगी कॉज करती है। एंड इसमें प्लांट अफेक्टेड कौन कौन से होते हैं ये बता रखा है। सो बेसिकली फार्मिंग के थ्रू, ये फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ है जो आप पढ़ सकते हो आप आराम से। सो उसके बाद हमारा टॉपिक है फूड स्पॉइलेज एंड प्रिजर्वेशन। किस तरह से हमारा फूड खराब होता है, हम इसे किस तरह से प्रिजर्व यानी बचा सकते हैं। तो फूड स्पॉइल इज द प्रोसेस इन विच द फूड डिटर्न्स टू द पॉइंट एट विच इट इज़ नॉट एडिबल टू ह्यूमन। मतलब ऐसा हमारा कोई इसी पॉइंट पे पहुंच जाए, इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए कि वो हमारे लिए फिर ठीक ना रहे खाने के लिए और हमें कोई सिक हमें बना सके। तो इस तरह से हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। इस तरह से जब भी हम फूड को खुले एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में इतने बैक्टीरिया होते हैं वो उसके कांटेक्ट में आकर उसे ख़राब कर देते हैं। और इस तरह से हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड आइटम्स बाय एयर इज ऑफ द रीजन ऑक्सीडेशन। एंड रेन डेंसिटी, आपने रेन डेंसिटी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया इज अनदर रीजन। सो हमारा फ्लोर हमारे हमारे कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारा फूड खराब हो चुका है, डेट कैन डिटेक्टेड बाय फ्लो स्मेल, बैड टेस्ट और सोरनेस, जैसा खट्टापन मतलब, एंड चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो जाता है। सो माइक्रोऑर्गेनिज्म डेट ग्रो ऑन द फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ दिस टॉक्सिक सब्सटेंस make the food unfit for consumption and consuming such food item can cause illness called a food poisoning, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और अब आई है। So it is very important that we preserve our food to prevent it from being spoiled, and symptoms of the food poisoning are headache, fever, vomiting, diarrhea हुई, vomiting में उल्टी होना, and these are various symptoms of the food poisoning। and microorganisms such as the bacteria and fungi present in the spoiled फूड आर द मेजर कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग। और हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं माइक्रो होते हैं वो भी इसका बहुत ज़्यादा कॉज होते हैं, और हमारी हाउस फ्लाई भी इसे एक तरह से कैरी करने का काम करती हैं एंड इसे कॉज करने का काम करती हैं, क्योंकि वो हमारे बैक्टीरियाज को अलग अलग जगह से जैसे गाँव जैसे प्लेस से लाकर हमारे फूड में छोड़ देती हैं। इसीलिए हमें हमारे फूड को कवर रखना चाहिए, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एंड द ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स लेफ्ट इन द फूड में ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। और हमारे जो पेस्टिसाइड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, तो अगर उनके ज़रा से भी ट्रेसेस अगर हमारे फूड में रह जाते हैं तो वो भी फूड पॉइजनिंग का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। सो द मेटल सॉल्ट्स प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ द फूड विद द मटेरियल ऑफ द कंटेनर और कुकिंग यूटेंसिल्स ऑफन लेड टू द फूड पॉइजनिंग। सो हमारे जो मेटल साइड्स हमारे प्रोड्यूस हो किए जाते हैं एक्शन ऑफ द फूड विद द मटेरियल ऑफ द कंटेनर, तो वो कुकिंग के दौरान जो हमारे किए जाते हैं वो भी हमारी फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। तो हम फूड पॉइजनिंग के खाली बैक्टीरिया को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, हो सकता है कि पेस्टिसाइड की जो ट्रेसेस रहेगी उनकी वजह से हो गई हो, या फिर मेटल साइड्स का रीज़न हो सकता है। सो और भी रीज़न हो सकते हैं। सो हमारे यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन की हमारी टेक्निक दे रखी है। सो द टेक्निक टू प्रोलॉन्ग द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। सो हम इस तरह से हमारे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, बताया गया है। सो वी नो डैट माइक्रोब्स
proliferate very fast in the presence of food, moisture, oxygen, and ambient temperature. So all the methods of the food preservation are aimed at ruling out the food, moisture, oxygen, and ambient temperature of the microbes, so they won't be proliferated. So first of all, sun drying हीट इसका सबसे पहले एक बढ़िया मैं आपको बता चुका हूँ। पानी को गर्म करना मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। उस तरह से हम इसे इस्तेमाल करते हैं सन में ड्राइंग करके, जैसे कि बेसिकली आपके ग्रेन्स जो होते हैं वो सुखाए जाते हैं और इस तरह से उनमें इतने भी हमारी जो थोड़ा मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे हमारी जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है मान लीजिए। एंड केमिकल मेथड हमारे दे रखे हैं, हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे प्रिवेंट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। सो दिस केमिकल्स आर यूज्ड एज अ पिकल्स जेम्स में, जैसा कि हमारा साल्ट, एसिड एंड ऑयल हमारे फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं और हम इन्हें हमारे पिकल्स में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप उसी पिकल के ढक्कन को खोल के एनवायरनमेंट में छोड़ दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया हैं वो उसके साथ कांटेक्ट में आ गए और उससे वो स्पॉइल करना स्टार्ट कर देंगे। सो हमारे पास आप एग्जांपल दे रखा है, जैसे सोडियम बेनोजेट एंड सोडियम मेटाबिसल्फेट। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, चलिए। सो प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, जो कि हमारे पिकल के केस में आ चुका था। सो व्हेन द फूड आइटम इज केप्ट प्लेंटी ऑफ सॉल्ट वाटर फ्रॉम कंपाउंड्स एंड बिकॉज ऑफ ओस्मोसिस, ओस्मोसिस आपका प्रोसेस जो होता है। सो इन दिस केस ओस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, so basically, osmosis is the movement of water molecule from the area of its high concentration to the area of its lower concentration through semi-permeable membrane. So in this case हमारा जो सॉल्ट होता है वो हमारे वाटर को अट्रैक्ट करता है और इस तरह से जब भी आप सॉल्टी वाटर पियोगे तो जितना भी आपका वाटर है सॉल्ट का वो आपकी बॉडी को फ्लश हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो सॉल्ट है वो हमारे वाटर में, इतनी भी हमारी बॉडी में वाटर है वो हमारे पूरे बॉडी के वाटर को खींच लेगा। लेकिन ऐसा करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और उससे डिहाइड्रेशन कॉज हो सकती है, तो मैं आपको ऐसा करने की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारा सॉल्ट हमारे वाटर को अटैक करने की प्रॉपर्टी रखता है। एंड एब्सेंस मॉइस्चर हेल्प टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड फिश मीट एंड पिकल्स आर प्रिजर्वेटिव्स एडिंग सॉल्ट। आप इस एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हैं। आप पिकल्स में अगर सॉल्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल दोगे तो उतना भी उसका वाटर है वो अलग हो जाएगा और पिकल्स हमारे बहुत ज़्यादा सूख से जाएंगे। ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा बहुत वाटर रहेगा, लेकिन ज़्यादातर वाटर हमारे सॉल्ट से खींच लेंगे, उसमें से निकाल लेंगे। तो प्रिजर्वेशन व शुगर ऑल्सो अ फूड प्रिजर्वेटिव होता है एंड फूड रिज्यूम मॉइस्चर इन द फूड एंड जैम जेलीज में आपका जो स्क्वैश होता है वो हमारे एडिंग शुगर से प्रिजर्व किए जाते हैं। सो प्रिजर्वेशन व ऑयल एंड विनेगर, जो कि हमारा ऑयल एंड विनेगर आल्सो फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड फूड आइटम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द पेस्चराइजेशन।